कि हम लोग अपने पिछले चैप्टर में पढ़ रहे, सॉरी पिछले लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? आदर्श गैस है ना। अच्छा, मैंने आपको VM लिखवाया था, मोलर आयतन है ना, मोलर आयतन किसी भी गैस का STP पर एक मोल गैस का आयतन को बोलते हैं मोलर आयतन, ठीक है ना। और VM इक्वल टू आया था 22.4 लीटर NTP पर और 22.7 आया था STP पर। ये हमारा ओल्ड कन्वेंशन होता है। ओल्ड मतलब पहले NTP पर नापते थे सब कुछ, है ना। अब STP पर नापते हैं हम गैसों को, ठीक है। इसको हम लोग मानक मानते हैं। क्या मानते हैं? मानक। समझे? अब हम लोग चलेंगे आगे, यानी कि आपको हमने मोलों की संख्या निकालनी सिखाई थी, है ना। कि भाई हमने आपको समझाया था कि 22.7 लीटर में 22.7 लीटर में मोलों की संख्या कितनी थी? मोलों की संख्या बराबर एक थे ना। एक मोल होता है 22.7 लीटर में मोल संख्या एक मोल तो होते हैं, है ना। तो एक लीटर में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/22.7 मोल, ठीक है ना। अगर मुझे आयतन V दिया हो तो V लीटर में कितने होंगे? तो V से गुना हो जाएगा, V/22.7 मोल, ठीक है। हमसे मोलों की संख्या निकलवाएगा वो। तो मोलों की संख्या निकालने का जो सूत्र बना वो क्या बना? मोलों की संख्या जो मिला वो दिया गया आयतन STP पर दिया गया आयतन, ठीक है ना। और बट्टे में भाग करना था 22.7 लीटर से, है ना। तो ये हमें क्या मिला? एक और सूत्र मिला मोलों संख्या निकालने की, है ना। यहाँ तक पढ़ाया था, है ना। और इसको पढ़ते ही हम लोगों ने सारे तरीके सीख लिए मोलों संख्या की गणना करने की, है ना। देखो, मुझे मोलों की संख्या निकालनी होती है, मोलों की संख्या की गणना करनी होती है ना। तो मोलों की संख्या की गणना करनी है ना। कहाँ से क्या तुमने दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान से क्या था ना पहले? अच्छा, दिए गए कणों की संख्या से, संख्या, है ना। इससे भी हम लोग निकाल रहे थे। और हम लोग STP पर दिए गए आयतन से क्या निकालते हैं? मोलों की संख्या, है ना। देखो, यानी कि अगर तुम्हें दिया गया भार है और तुम्हें निकालना है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना है दिए गए भार से, तो भाग करते हो किससे? मोलर द्रव्यमान से। किससे? मोलर द्रव्यमान से। और अगर तुम मोलों की संख्या तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है? मोलों की संख्या तुम्हें दे रखा है इसमें। तो देखो, अगर तुम मोलों की संख्या से निकालना चाहते हो द्रव्यमान, क्या भाई तुमको दे दिया उसने मोलों की संख्या, 4 मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितने? 4 मोल है किसके? NaOH के। तो बताओ इसका भार कितना दिया होगा? भाई 4 मोल दे रखा है, तो मोल संख्या क्या होता है? मोल की संख्या होता है दिया गया भार बटे मोलर भार। तो आपको ये निकालना है दिया गया भार, मोल दे दिया 4, मोलर भार कितना होता है? 40, है ना। इसका मोलर भार होता है 40, जोड़ के निकालोगे ना 40 निकलेगा, तो गुना होगी इसमें। तो कितना आएगा? 4 गुना 40 बराबर 4 चौक 16, 60 ग्राम आएगा द्रव्यमान, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या से क्या निकाल दिया? द्रव्यमान निकाल दिया। तो उसके लिए हमें गुना करनी होगी किससे?
mm से। ये mm कौन है? मोलर द्रव्यमान। मोलर मास को बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में mm। अब देखो, अगर तुमको मोलों की संख्या निकालनी है दिए गए पार्टिकल की संख्या से, है ना, तो भाग करेंगे, क्या करेंगे? Na से। Na क्या होता है जानते हो सब लोग? फिर लिख दे रहा हूँ, है वो 6.022 10⁻23, ठीक है ना। और अगर तुम्हें मोलों की संख्या दे रखी है और पार्टिकल की संख्या निकालनी है तो गुना करनी पड़ेगी, है ना। ये देखो, ऐसे इधर अगर आयतन तुमको दे रखा है एसटीपी पर, अगर तुम्हें आयतन से निकालना है क्या? मोलों की संख्या, तो तुम्हें भाग करना पड़ेगा 22.7 से। और अगर तुम्हें मोलों की संख्या से निकालनी पड़ेगी आयतन, तो गुना करना होगा किससे? 22.7 से, ठीक है ना। ये हमारा एक ट्रिक बन गया सारा, क्या निकालने का? मोलों की संख्या की गणना करने का, ठीक है ना। इसे करो कॉपी, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस, ठीक है ना। करो। आ जाओ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लिखो फटाफट से। पहला क्वेश्चन लिखो, 98.4 लीटर, 98.4 है, 98.8 लीटर है, 98.8 लीटर SO3 गैस का एसटीपी पर गैस में एसटीपी पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि एसटीपी पर तुम्हें देखो SO3 गैस का क्या आयतन दे रखा है। आयतन बताओ कितने परमाणु होंगे इसमें, इतने लीटर गैस में एसटीपी पर, ठीक है। तो हम सभी क्या जानते हैं कि अगर हमें परमाणु की संख्या निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। क्या निकालनी होगी? क्योंकि एक मोल में n कण होते हैं, एक मोल n कण होते हैं। अब किसी ने मुझसे बोल दिया एक ट्रक केले हैं, कितने? बताओ कितने होंगे उसके अंदर टोटल केले, है ना। तो एक ट्रक है हमारे पास, तो एक ट्रक में कितने दर्जन केले हैं पहले पता करना होगा ना, तभी तो गुना करोगे तुम 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। अब एक दर्जन में 12 है केले, कितने भी दर्जन हो उसमें गुना कर दो 12 से, है ना। क्या निकलेगा टोटल केलों की संख्या। लेकिन तुमको दर्जन नहीं बताया, क्या बताया? एक ट्रक है, क्या? एक ट्रक केले हैं। अब बताओ ये एक ट्रक से कैसे निकालेंगे? तुम निकाल लोगे? नहीं, पहले दर्जन पता करना पड़ेगा। ऐसे ही तुमको ना आयतन दे दिया, अब आयतन में थोड़ा ना होता है परमाणु, तो मुझे पहले आयतन से क्या मोल की संख्या पता करनी पड़ेगी ना, कि कितने मोल उसमें है। तो देखो ये रहा एसटीपी पर दिए गए आयतन से भाग, है ना। आयतन से निकालना है तुमको क्या? मोलों संख्या। कैसे निकलेगा? तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? SO3 गैस, SO3 गैस की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी? उसका आयतन बटे 22.7, है ना, एसटीपी पर। तो V कितना बताओ? 98.8 लीटर, और ये क्या मेरे पास में 22.7, है ना, लीटर पर मोल ये होगी। तो लीटर क्या हुआ? खत्म हो गया, पर मोल गया ऊपर, मोल बन जाएगा। तो ये देखो कितनी बार में जाएगा, 22.7 में का चार में ना 4 मोल आएंगे। कितना आएंगे यार? इससे तो और 4 आएगा। 22.7 में 4 से गुना दो ना, ये बन जाएगा 4 से 28, 2 4 8, तो 4 से 28, 4 7 28 8 हाथ लगा 2, 4 से 8 हो तो 10। गलत नहीं आ रहा है? 4 से 28 8 हाथ लगा 2, 4 से 8 हो 10, 8 हो 10, 100 आ रहा है ना।
98 पॉइंट कितना है, 8 है। भाग कर देता हूँ, कोई बात नहीं, भाग कर दो, कितना आएगा देखो, क्या बताओ। 4 नहीं आ रहा है, 98 को भाग करना है, किसको, 98 को, 98.8 को भाग करना है 22.7 से। 4.3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4.3 आ रहा है ना, 4.3 मोल निकल के आ रहा है ना। तो 4.3 मोल निकल के आ रहा है, मिल गया मोल संख्या। अब बताओ ये क्या है, SO3 परमाणु है या अणु है, अणु है। तो अगर Na से इंटू देंगे इसमें तो क्या निकलेगा, परमाणु का अणु, अणु निकलेगा, ठीक है ना। तो 4.13 तो दिख नहीं रहा होगा, है ना, 4.3 मोल में SO3 के अणु की संख्या, अणु की संख्या कितनी हो जाएगी देखो इसके अंदर। तो ये तुम्हारे पास आएगा 4.3 गुना Na, Na कर दो, ठीक है ना। मान मत रखो इसका भी, इसका मान अभी मत रखो। तो 4.3 Na हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.3 Na हो गया। एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक अणु में 4 परमाणु है ना। तो कुल कितने परमाणु होंगे 4.3 अणु में, ये निकल गया अणु, ठीक है ना। तो कुल परमाणु संख्या, कुल परमाणु की संख्या, परमाणु की कुल परमाणु संख्या कैसे निकलेगा देखो, 4.3 Na में गुना करना पड़ेगा किससे, 4 से, किससे, 4 से, क्योंकि एक अणु में 4 परमाणु है, टोटल 4.3 अणु है, तो 4 से गुणा कर देंगे ना, कुल परमाणु निकल जाएगा। तो 4 या 12, 416 17, 17.2 Na कौन है, परमाणु है, कौन है, परमाणु है। अब इसका मान धर देंगे इसमें एग्जैक्ट, 17.2 गुना 6.22 इंटू 10 की पावर 23 है ना। तो यार देखो इसमें ना थोड़ा सा नेग्लेक्शन करते हैं हम लोग, इसको मान लो 17, क्या मान लो इसको, 0.2 बहुत कम है ना, भगा दो, 6 मान लो इसको, 10 की पावर कितना 23, तो 102 गुना 10 की पावर 23, 102 हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 1.02 गुना 10 की पावर 25, कितना, 2 पॉइंट इधर ले गए तो वहाँ पावर बढ़ा दिया 2, ठीक है ना। अरे अब इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होता है ना करने में सॉल्व। हाँ, तुम कभी हाथ वाथ में पागल हो जाओ कि कहाँ से कर दिया 25 23 से, या पॉइंट कर दीजिएगा ना, ये इसमें बहुत बच्चे घबरा जाते हैं शुरू में, ठीक है। लेकिन तुमको हल करना आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, करो कॉपी फटाफट, ठीक है ना। ये हमने ज्ञात कर लिया परमाणु की कुल संख्या, समझे, ऐसे तो स्टार्ट था क्या, अच्छा ये रह गया तभी, करो कॉपी करो, चलो कॉपी करो, ये नहीं है कुछ भी ऊपर वाला इधर, तो तुम ये भी उतारने बैठ जाओ, लिखते चलो फिर ना ऊपर करते जाऊंगा इसको। यहीं से स्टार्ट है, चापो। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें और देता हूँ मस्त वाला, एक इधर लिखो, STP पर 1.8 लीटर H2O लिक्विड में कुल परमाणु की संख्या बताओ, कुल परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कितना आंसर आएगा इसमें, दिखाओ, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं करके दिखाता हूँ इसे। आ जाओ देखो मैं कराता हूँ। अच्छा एक बार बताओ, तुम लोग ये वाला मोलों की संख्या निकाल रहे होंगे ना, सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल रहे होंगे, है ना, ये सोच करके कि 1.8 लीटर दिया हुआ है, STP पर है,
और 22.7 से भाग कर देंगे, है ना। इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं 22.7 वाला, जब आयतन किसका हो, गैस का। किसका हो? क्या ये 1.8 गैस का है? लिखा ना लिक्विड, तो ये नहीं लगाएंगे। तुम गलत कर रहे थे, यही तो इसमें देखने वाली बात थी अलग। ये इससे नहीं लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे आयतन वाला फॉर्मूला, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। एसटीपी वाला नहीं लगेगा, आयतन वाला। देखो ये क्या है, एसटीपी पर ये है आयतन, और हमें निकालना है परमाणु। परमाणु बिना मोलों की संख्या की सहायता से नहीं निकाल सकते। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, द्रव्यमान। क्या चाहिए? और बट्टे में क्या चाहिए, मोलर भार। क्या चाहिए? तो आयतन तुमको दे रखा है, और आयतन एसटीपी पर है, लेकिन गैस का नहीं है। तो ये है किसका, जल का। तो हम सभी जानते हैं जल का जो घनत्व होता है, क्या होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है। क्या इतना होता है? ठीक। किस पर? एसटीपी पर। हमें जल का घनत्व पता होना चाहिए। नहीं देगा क्वेश्चन में तुमको घनत्व जल का, ये होता ही है 1। पानी का कितना होता है? एसटीपी पर पानी का घनत्व 1 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमें डेंसिटी मिल गया। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम प्रति ml। भार हमको निकालना है, और आयतन कितना है, 1.8 गुना 1000। 1000 क्यों लगाया बताओ? लीटर में ml में करने के लिए, है ना। तो इधर ले आओ, तो 1 ग्राम प्रति ml गुना 1800 किस, है ना, ml बराबर W। W बराबर कितना हो गया, देखो ml से ml खत्म हो जाएगा, ग्राम। 1800 ग्राम कौन है, जल है। अब निकालेंगे इसके मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे इसकी? अब निकालो जल के मोलों की संख्या। H2O के मोलों के, H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो वो क्या बनेगा, दिया गया भार कितना है, देखो 1800 ग्राम। आ गया ना, नहीं आ गया? और जल का मोलर भार कितना होता है, जल का मोलर भार होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। मोलर द्रव्यमान कहते हैं इसको। 1 मोल का भार है ना ग्राम में, इसलिए। अगर 18 यू लिखा होता फिर तुम क्या कहते? ये H2O के 1 अणु का द्रव्यमान है, 1 द्रव्यमान है। और 18 ग्राम क्या है, 1 मोल का। कितने का? 6.022 गुना 10 की पावर 23। इतने अणु का द्रव्यमान है। कितने का? इतने अणु। पता कितने सारे अणु है ये तो 1 अणु का भार है, और ये ग्राम में है, तो इतने सारे अणु। ये पता कितने अणु है, तुम गिर भी नहीं सकते। अगर इतने सारे केले ले आए ना कहीं से हम, तो इतने सारे केले तुम जिंदगी भर भी नहीं खा पाओगे। भारत में जितने लोग हैं ना, सभी लोग 140 करोड़ लोग हैं, सबको एक एक केले देंगे, तब कितने दिन में खाएगा केला वो सारा? दिखाएं? देखो आज तुमको दिखा देते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल केले होते, यानी 6.022 गुना 10 की पावर 23 केले होते, और एक एक केले सभी भारतीयों को बांट देंगे, तो इतने केले कितने दिन में खाएंगे? एक व्यक्ति को 1 देंगे केला, ठीक है ना। टोटल कितना है, 140 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 140 करोड़। क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर क्या है भाई, पता नहीं क्या आता है ना, अरब खरब ऐसे आता है कुछ। तो फिलहाल आप पढ़ो 140 करोड़। देखो तो आप 6.022 बटे में 14 लिखो, ऊपर 23 पहले से है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर -8 करेंगे। क्या करेंगे, ये भेजे हम घुसा,
तो 14 से भाग कर दूं पहले मैं इसको, है ना। भाग करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ कैलकुलेटर की सहायता से। तो 6.022 को भाग कर देते हैं 14 से, तो कितना आया देखो, 0.43 गुना 10 की पावर कितना बचेगा, 23 में से 8 गए तो 17, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 हो गया ना। ये यहां से 2 जीरो मांग लो, 2 जीरो मांग लो, देखो कितना आ जाएगा, 43 गुना 10 की पावर 13। इतने दिन तक खाएगा, है ना। ये कितना दिन है, मतलब ये कितना है, 4 3, फिर लगाओ 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना लिखा है, अरे कितने दिन है ये, गिनो, इकाई दाई सैकड़ा जात हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 लाख मिलियन ट्रिलियन, इतने दिन तक खाएगा केला, ठीक है ना। चलो, अब इतने दिन तक केला खाएगा सभी भारतीय, एक दिन में एक केला एक व्यक्ति को देंगे, तो हमारे देश की आबादी कही जाती है 140 करोड़ लोगों को देंगे, तो इतने दिन तक केले खाएंगे, ठीक है। अब मैं इस ये दिन में है ना साल में बदलता हूँ, एक साल में कितना होता है 12 महीने, इसको 12 से भाग कर देंगे तो साल निकल जाएगा, कितने साल तक खाएंगे, ठीक है ना। तो साल जब निकलेगा ना, जिंदगी भर खाएंगे, खत्म नहीं होगा केला, ठीक है ना। चलो केला बहुत सारा हो जाएगा, अगर इतने रुपये होते फिर खत्म नहीं होते। तो इतने अणु का भार होता है मोलर भार, समझ में आया। एन का मान बहुत बड़ा है। तो ये क्या, मोलों संख्या निकालो पहले, मोलों की संख्या। तो इसमें 18 ग्राम प्रति मोल से भाग कर देंगे, पर मोल पर, सॉरी ये गलत हो गया, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, तो 100 मोल कितना आ गए, 100 मोल हो गए। तो 100 मोल हो गए तो अणु कितने होंगे, अणु की संख्या, अणु की संख्या, क्योंकि भाई परमाणु अणु में होता है, तो 100 मोल में कितने अणु होंगे, 100 Na अणु होंगे, है ना। परमाणु कितने होंगे फिर, तो परमाणु की संख्या निकाल देते हैं, परमाणु की संख्या निकाल देंगे तो 3 परमाणु है तो 300 Na, है ना भाई, 300, 3 तो परमाणु एक H2 का अणु में, तो बोलता क्यों नहीं, जो बैठे रहेगा तो कुछ आएगा तेरे को, नहीं आएगा फिर। तो 300 गुना 6.022 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएगा, है ना। देखो अब इसके अंदर गुना कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 6 18 गुना पावर कितना, 2 इसका 3 25 हो गया। इस पॉइंट को इधर लाओगे तो 1.8066 गुना 10 की पावर 26 परमाणु, समझ में आया कि नहीं आ गया, इतने परमाणु होंगे, समझ में आया। अगर एसटीपी पर आयतन दिया है और वो गैस नहीं है और पानी है, तो 1 ग्राम पर मोल लेकर चलना है, सॉरी 1 ग्राम पर ml लेकर के चलना है, उसका डेंसिटी फिर निकालना है, क्या चीज, हाँ द्रव्यमान निकालना है, ठीक है ना। फिर चीजें हम लोग ऐसे करते हैं कैलकुलेट, करो कॉपी फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बढ़ जाओ आगे, अगला टॉपिक की बात करते हैं, आ जाओ। लिखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गणना, अभी लिखा नहीं है बेटा, कल तो आ देंगे, फटाफट लिखो, लिखो फटाफट, मस्त टॉपिक है अगला, लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना। यानी कैलकुलेशन ऑफ, लिखो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की हमें क्या करनी है बताओ,
हमें करनी है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो कैसे की जाएगी बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है दूसरे चैप्टर का टॉपिक है क्या? तो इसके बाद में आता है ना तुम्हारे केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर परमाणु की संरचना, ये टॉपिक उसका है, लेकिन मैं इसको यहीं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेशन बनता है मोल की संख्या से। देखो हमें जो है x कोई परमाणु होगा, x कोई परमाणु होगा, ये रहा, ये x कोई परमाणु का सिंबल है। तो किसी परमाणु के सिंबल x में यहां पर a लिखा, सॉरी यहां पर z लिखा होता है और यहां पर a लिखा होता है। तो किसी परमाणु का सिंबल x में यहां पर z लिखा मिलेगा, यहां पर a लिखा मिलेगा। अब x यहां पर क्या है? परमाणु का प्रतीक। क्या है ये? परमाणु का प्रतीक। z यहां पर क्या है? z यहां पर है परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक बता दो, क्रमांक क्या नंबर पर है। a यहां पर है परमाणु का द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, या कह लो परमाणु का भार, ठीक है ना। तो ऐसा कहा गया रसायन शास्त्र में कि ए जो होता है द्रव्यमान संख्या वो हमेशा P प्लस एन के होता है, P प्लस एन के होता है। तो ये जो P होता है ये होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और ये जो N होता है N, ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ करके परमाणु का क्या बनता है? द्रव्यमान बनता है। क्योंकि रदरफोर्ड भाई साहब ने कह दिया था कि सारा परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है? वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन, सबको याद रहेगा ना, ये भूलने वाली टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ए बराबर ये पी प्लस एन है तो ऐसा कहते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है उदासीन परमाणु के लिए, ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या होती है? बराबर होती है। यहां लिख देता हूं उदासीन परमाणु के लिए, किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए, समझे कि नहीं समझे? उदासीन परमाणु के लिए ये होता है, यानी कि प्रोटॉन P बराबर इलेक्ट्रॉन E। करो कॉपी, ठीक है ना। तो जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर परमाणु कैसा है? उदासीन है। तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ए से क्या है? ए से लिखा तो है द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। ए से क्या है देखो ऊपर लिखा नहीं मैंने ऊपर। हाँ, अगर तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा? ए में से पी घटाना पड़ेगा, ए में से पी, है ना। एन क्या हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाता हूँ अच्छे से। देखो भैया सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल के फॉर्म में, ना। पहले कौन है? ऑक्सीजन एटम है, एल्युमिनियम आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, ठीक है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर क्या है? कार्बोनेट। इन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या करनी है? गणना करनी है, ठीक है ना। आओ तुम्हें सिखाते हैं कैसे किया है। देखो ऑक्सीजन के अंदर ये बताओ, नीचे देखो एक्स, जेड और ए है ना, नीचे कौन है? परमाणु संख्या, और ऊपर कौन है? भार। तो आपको दिमाग में ये रख के चलना है, ए इक्वल टू टी प्लस है। देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और प्रोटॉन जो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो आप इसमें एक लाइन और लिख लो उसमें, ठीक है ना, अपने
टॉपिक में, परमाणु क्रमांक बराबर जेड, पी बराबर जेड भी होता है, पी इक्वल टू जेड। जेड कौन है? परमाणु क्रमांक यानी कि संख्या, है ना, क्या नंबर पे है वो। देखो तो नीचे जेड है ना, तो जेड कितना है इधर बेटा, इधर देख, किधर लिखना पिखना कुछ नहीं, इधर समझो पहले। 8 कौन है? जेड। तो जितना जेड उतना ही पी होंगे, और जितना पी उतना ही ई होंगे, लिखा है ना देखो इधर। तो प्रोटॉन कितने? 8 है, तो जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उदासीन परमाणु है ना ये, कुछ आवेश है इसमें, कुछ प्लस माइनस नहीं। अच्छा, इसमें 8 प्रोटॉन हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही। अब न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन का देखो, ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है ना। ए कितना है? 16, ये द्रव्यमान संख्या ऊपर होता है ए, बराबर प्रोटॉन कितना है? 8, एन हमको नहीं पता, तो 16 माइनस 8 करेंगे एन निकालने के लिए। एन का मान कितना आ गया? 8। कितना आ गया? तो 8 ही इसमें न्यूट्रॉन भी है। ये निकाला मैंने ऑक्सीजन के लिए। इसमें आ जाओ एल्युमिनियम में। देखो एल्युमिनियम क्या नंबर पे है? 13। तो 13 नंबर पे कौन है? एल्युमिनियम है। तो जितनी परमाणु संख्या उसमें उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन, है कि नहीं? प्रोटॉन 13 हो गए, तो इसमें 13 है कौन? प्रोटॉन तो लिख दिया मैंने, देखो 13, कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, लेकिन देखो ये तब होता है जब परमाणु क्या हो? उदासीन हो। तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था, लेकिन देखो 3 प्लस है ना। प्लस का मतलब क्या होता है? निकल जाना। निकल जाना, परमाणु में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसलिए यहां पर क्या है? 3 प्लस है। तो 3 निकल गए बाहर 13 में से, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है ना। तो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते कभी भी, ये नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, चक्कर काटता है निश्चित पथ में, ठीक है ना, यानी अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। देखो 13 हो गए। अच्छा, अब कौन है? न्यूट्रॉन। बताओ परमाणु भार कितना है? 27। ए बराबर एन प्लस पी होता है ना, ये रहा, ए बराबर एन प्लस पी। ए का मान कितना है? ऊपर देखो 27। पी कितना है? 13 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन नहीं पता ना, एन निकालना है, तो 27 माइनस करेंगे 13 बराबर एन निकालने के लिए। प्लस में है ना इधर 13, इधर क्या माइनस में, तो 14 बचा। क्या बचा? तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 14, ठीक है ना। दिक्कत तो नहीं आ रही। ये हमने निकाल दिया एल्युमिनियम आयन में, ठीक है ना। अब निकालेंगे, आ जाओ इधर ऑक्साइड में। दिख रहा है ऑक्सीजन, परमाणु संख्या कितनी है इसकी? परमाणु संख्या 8 है, तो जितना पी होता है उतना ही जेड होता है। कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? इसमें 8 प्रोटॉन। कहते हैं जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन तो यहाँ पर 2 माइनस है। उदासीन थोड़ी है परमाणु, नहीं ना, 2 माइनस है। 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, ध्यान रखना। उदासीन नहीं हुआ तो ये उदासीन मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ये उदासीन है, कैसे पहचाना? इसके ऊपर ना प्लस ना माइनस है, ठीक है ना। इससे प्लस था तो प्लस वाले आयन है, माइनस है तो ऋण आयन है, ठीक है ना। तो इसमें कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन निकालो। 16 भार है, प्रोटॉन 8 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 ही होगा। कितना होगा? है ना, तीनों निकाल दिया। अब देखो ये क्या है हमारे पास? अणु है। ये क्या है इधर? अणु है। ये अणु है, परमाणु नहीं है। ये आयन था, ये भी आयन था, ये परमाणु था, और ये अणु है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु है ना। तो कार्बन का कितना होता है? 12 और 6 होता है, मतलब 6 नंबर पे होता है और 12 होता है। ऑक्सीजन के अंदर 8 और 16 होता है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो बुक में दिया है पीछे एनसीईआरटी के पीछे। एनसीईआरटी में सभी परमाणुओं का संख्या दे रखा है, उसका भार दे रखा है, मोलर भार, ठीक है ना। आराम से मिल जाएगा। दिखाओ बुक, दिखाओ मुझे हिंदी माध्यम की बुक। देखो सबसे पीछे जाओ, इधर ये रहा,
इस वाले बुक में देख रहा है तो ऊपर क्या लिखा है, तत्व, उनकी परमाणु संख्या और मोलर द्रव्यमान। तुम्हें ढूंढना है कोई सा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया हुआ है पहले से ही, है ना। एनसीईआरटी बुक है ओरिजिनल वाली, हिंदी मीडियम, अमेजोन पे है, ले लेना। देखो लिखा है ना एक्टिनियम, ये सब एल्युमिनियम, देखो यार 13, 27, 26.98 है मोलर भार, तो 27 लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये सभी का इसके अंदर जितना परमाणु हमारी दुनिया में है सबका भार ये रहा, ठीक है ना। लो यहाँ मिलेगा सब, ठीक है। वैसे तो मेरे को याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते ना, तुम्हें भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। देखो कार्बन के अंदर पहले बात करते किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें 6 है क्यों, जेड कितना है बताओ, जेड इसमें है 6, मतलब 6 नंबर पे है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितना, 6 प्रोटॉन है ना, 6 प्रोटॉन है ना इसमें, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ओ में देखो 8 पी होंगे, कितने होंगे, 8 पी होंगे। तो 8 पी यानी 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन का और 6 प्रोटॉन कार्बन का, कुल कितने प्रोटॉन हो गए, 14, यानी CO2 में टोटल 14 प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है ना। उदासीन तो इसमें देखो कोई चार्ज है नहीं इसके ऊपर, तो इसमें 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। इसमें भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन चाहिए, देखो तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कार्बन 6 12, तो ए कितना है 12, पहले देखते हैं किसका, कार्बन का, 12 भार है, 6 प्रोटॉन, एन नहीं पता, एन कितना आ गया 6 ही, इसमें एन भी है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8 नंबर पे है, 16 परमाणु भार है, ए कितना है 16 बराबर एन प्लस पी। तो 16 माइनस 8 करेंगे ना, तो यहाँ कितना आएगा 8, 8 और 6 14, इसमें हो जाएगा। न्यूट्रॉन भी कितना है इसके अंदर बताओ, 14, सीख लिया ना कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर देखो CO3 पर 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है ना। कार्बन में बताओ 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन में था कितना 8 इलेक्ट्रॉन था, है ना। और 2 या नेगेटिव है ना, एक ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, यह हम गलत कर दिए, देखो यहां गलत कर दिए ना। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन था एक ऑक्सीजन में, यहाँ कुल कितने ऑक्सीजन है, तो 2, तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन एक ओ में और 6 इसमें, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, कितना आएगा पता ना 22 क्यों आएगा, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 में कितने जाएंगे 16 और 6 कार्बन का 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये प्रोटॉन भी ऐसे ही गलत हो गया। ऑक्सीजन में कितने थे 8 ही तो प्रोटॉन थे, तो 8 प्रोटॉन एक में, 2 में कितने 16, 16 और 6 22 प्रोटॉन भी आएगा इसमें, है ना। न्यूट्रॉन में 22 आएगा, भैया न्यूट्रॉन में 22 आ गया, है ना, 22 22 आएंगे, इसमें गलत हो गया था। इसमें देखो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दिया 24 इलेक्ट्रॉन, 2 ले रखा है ना कैसे, 24 और 2 और 6 किसके, कार्बन के, 24 और 6 32 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, 32 क्यों आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन 2 आया, प्रोटॉन नहीं आता कहीं से, प्रोटॉन जितना है, तो एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 3 में कितने 24 प्रोटॉन और 6 किसमें 24 और 6 कितने हो गए 30, ये भी 30 आएगा से, ठीक है ना। ऐसे ही 30 तुम्हारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गणना छोटा सा इस स्तर पे, ठीक है ना। कॉपी कीजिए इसको, इसके बारे में ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करना अभी बाकी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन तुम्हें मैं कल करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैसे होगी कैलकुलेशन। तो तुमसे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, यानी कि कल, ठीक है। तब तक ऐसे क्वेश्चन होगा ना सॉल्व करना घर पे और अच्छे से।